तो जो कार्यक्रम है तो संपूर्ण देश भर में ये आहूत हो रहे हैं। महिलाओं के संबंधित जो कार्यक्रम है तो इसी के तत्वाधान में यहाँ कार्यक्रम आज आहूत हुआ है। और ये हमारे जनपद बुलंदशहर में जो GGIC है जिसमें प्रांगण में हो रहा है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज इस सौभाग्य की क्षणिका के हम लोग सब लोग साक्षी ऑनरेबल जज साहबान के समक्ष बैठे हुए हैं। इनके उद्गारों को, इनके विचारों को सुनने का जो हमको मौका और अवसर प्राप्त होगा उसका मैं आप सभी के की तरफ से ऑनरेबल जज साहबान का आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ कार्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो हमारी प्रधानाध्यापक हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यहाँ समुचित व्यवस्था अल्प समय अवधि के अंतराल में किया था। विषय पे मैं आता हूं। विषय बड़ा सारगर्भित है, बड़ा सारवान है, क्योंकि नाम है महिला मिशन शक्ति। तो महिलाओं के सम्मान के संबंध में, महिलाओं की अस्मिता इत्यादि की रक्षा जो भी योजनाएं सरकार द्वारा क्रियान्वित की हुई है, जो लॉ मीन्स कानून के तत्वाधान में आती है, कानून के अंतर्गत आती है, उन्हीं विषयों की जानकारी के लिए यहाँ पे ये सब कार्यक्रम आहूत हुआ है। क्योंकि यहाँ सब लगभग बेटियां बैठी हुई हैं। जब भी सरकार ने काफी सारी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन हम उस अभाव में, जानकारी के अभाव में उनका सदुपयोग नहीं कर पाते, उनका प्रयोग नहीं कर पाते। एक मोबाइल का नंबर है जो टोल फ्री नंबर सरकार द्वारा क्रियान्वित किया हुआ है हमारे प्रदेश भर में, 1090 और 1076। कितना है? 1076, या तो 1090 या 1076। और एक इसी के साथ एक नंबर और है, 112 नंबर। कितना है? 112। यदि किसी वजह से कोई बहन, कोई बेटी विद्यालय से जाते समय कोई लेट हो जाए, या उसका जो वाहन है, साइकिल, स्कूटी इत्यादि जो भी है, वो खराब हो जाए, तो सरकार ने ये सुविधा दी हुई है कि वो 112 नंबर या 1090 पे या 1076 पे टेलीफोन करे और उसे बताए कि मेरा वाहन यहाँ खराब हो गया है, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मेरी साइकिल खराब हो गई है, पंचर हो गई है। तो वहां तत्काल पुलिस प्रोटेक्शन के माध्यम से, पुलिस सुरक्षा के माध्यम से संबंधित थाना हाजा जो भी या नजदीक में जो भी एरिया पड़ता है, वो पुलिस के सिपाही, कांस्टेबल्स इत्यादि आपके पास पहुंचेंगे और जो असुविधा आपको हो रही है वो स्वयं सुविधानुरूप आपको आपके घर तक छोड़ेंगे। मालूम है आपको? नहीं मालूम? ऐसे कह रहे हो जी? हाँ, मालूम नहीं है, आज के बाद मालूम रखना है, ठीक है? और किसी वजह से कुछ बहन बेटियां ऐसा है कि किसी का कोई पीछा कर रहा है और आपको ये लगे कि मेरा पीछा कर रहा है और मुझे डर है, भय है, तो उस डर को, भय को अपने अंदर ही समाहित, समीचीन नहीं रखना है। उसके लिए भी आप इन तीनों नंबरों में से किसी भी नंबर को डायल कीजिए। आप अपनी बताइए कि मैं इस समय यहां हूं और मुझे डर है, मुझे भय है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अमुक कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है और मुझे किसी भी रूप से आहत कर सकता है, तो आपको पूर्ण रूप से पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी और पुलिस आपको वहां से लेके आपके घर तक सुरक्षित रूप से आपको छोड़ेगी। इसी क्रम में जो यहाँ अध्यापिकाएं बैठी हुई हैं, बेटियां अपने घर पे भी ये इन्फॉर्मेशन दें, ये सूचना इंगित कराएं अपने घरों पे कि यदि रिश्तेदारी इत्यादि से या किसी आवश्यक कार्य से महिला के रूप में कोई भी कस्बा इत्यादि से गांव आते समय कोई दूरी बन जाती है, कोई वाहन नहीं मिलता है, कोई विकल्प ऐसा नहीं है कि मैं घर पे अब कैसे पहुंच पाऊंगी,
तो तब भी वो महिला तीनों इन नंबरों में से किसी भी नंबर पे टेलीफोन कर सकती है और अपनी समस्या के विषय में जब अवगत कराएगी तो संबंधित थाने का जो भी सिपाही पुलिस गाड़ी इत्यादि होगी उसको समुचित व्यवस्था के साथ आपको आपके घर तक छोड़ा जाएगा। नहीं मालूम है, अब मालूम हुआ, अब बताना है तो अपने माता जी को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, भाभी इत्यादि को जो भी हो उनको सब अवगत कराना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने हम लोगों के लिए करके रखी है। आज हम विद्यालय में जब गए थे तो विद्यालय में यहाँ जस्ता आए थे तो उन्होंने इस तरह की वार्तालाप किया, उसमें किया। ये तो बेटियों के लिए विशेष कर व्यवस्था हुई। अब जो बेटियां जिस घर से संबंधित हैं उस घर में भाभी के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में जो विद्वान है वहां पर, तो कहीं कहीं आप स्थिति देखते होंगे, आपकी बहन या जितनी मेरी अध्यापिकाएं उनकी भी बहन हो सकती है, बेटियां हो सकती हैं। आजकल वर्तमान में संबंध जो पति पत्नी के रूप में चल रहे हैं वो समुचित नहीं चल पाते, पूरा नहीं चल पा रहे हैं और इतनी व्यवस्था खराब हो रही है। ऑनरेबल जज साहब हम बैठे हुए हैं जज साहब यहाँ पे, कि पहले कोई जज कोई नियुक्त नहीं होता था जो फैमिली डिस्प्यूट मैटर्स इत्यादि संख्या बढ़ी तो उस मुकदमों की संख्या बढ़ने के साथ एक जज साहब को नियुक्त कर दिया गया, किसी को चार्ज दे दिया गया कि इसको आप देखेंगे। वो जितने जनपद भर के फैमिली डिस्प्यूट थे वो उस कोर्ट में जाने लगे। पता लगा कि यहाँ भी इतने मुकदमों के अंबार हो गए और दूसरे जज चाहिए, तो पर्टिकुलर एक जज जिसको प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय का नाम दिया गया, वो एक परिवार न्यायाधीश अलग बना दिए गए। उन परिवार न्यायालय में भी बहुत भरमार हो गई, तो फिर उनकी सपोर्ट के लिए और एडिशनल जो हमारे यहाँ पर इस समय जज साहबान चल रहे हैं वो 3 एडिशनल कोर्ट और चलने लगी प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ। अलग जिला जज का उनको टैग मिल गया कि वो अलग ही जिला जज हो गए और सबऑर्डिनेट के रूप में उनके एडिशनल के रूप में 3 न्यायाधीश अलग कार्य करने लगे। तो 4 न्यायाधीश इस समय जनपद बुलंदशहर की व्यवस्था में यहाँ केवल और केवल फैमिली डिस्प्यूट, पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और हमारी 9 कोर्टें इस समय ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे घरेलू हिंसा इत्यादि की कोर्टों को देख रही हैं। तो 9 कोर्टें वो और 4 ये 13 अदालतें, तो इस समय 13 न्यायाधीश। तो इस समय समाज हम क्या करते जा रहे हैं? हम अपनी शिक्षा को किस रूप से ढालना चाह रहे हैं, कैसे ढालते हो चले जा रहे हैं कि हम मुकदमों की तरह हम भरमार होती चली जा रही है। तो कितने मुकदमे आखिर होंगे? और आज स्थिति ये है कि जितने भी वो मुकदमे में जो न्यायाधीश हैं उनके यहाँ भी इतने मुकदमे पेंडेंसी में चल रहे हैं, लगातार 2-2 माह की, 3-3 माह की खेती लग रही है। तो जिस बहन, जिस बेटी को जो अपने सपनों का संसार सजाने के लिए अपने माता पिता का दामन छोड़ करके, उस घर को छोड़ करके परिचित जीवन साथी को ईश्वर द्वारा चली गई, तो उसको नहीं पता था कि इन समस्याओं करना पड़ सकता है। उस घर में पूछिए, उस माता से पूछिए, उस पिता से पूछिए, इस भाई से पूछिए, जिस माँ ने, जिस बाप ने पाल के पोस के बड़ा किया, और जिस माँ ने, जिस बाप ने अपने जीवन भर की संपत्ति को जो 20 वर्ष तक की कमा के इकट्ठा किया था, जब किसी को सौंपा होगा तो उसको नहीं पता होगा कि इस तरह की समस्याओं का सामना अदालतों में जाकर के मुझे झेलना पड़ता होगा। तो उस माँ को, उस पिता को, उस भाई को कितना कष्ट होता होगा उस समय। यहाँ बेटियां बैठी हुई है, क्योंकि मैक्सिमम पूरा विद्यालय में जो भी स्टाफ है वो सब स्त्रीलिंग है, सब स्त्रियां हैं, सब महिला। तो यहाँ शिक्षा ऐसी उत्पन्न होनी चाहिए निश्चित रूप से कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजगता के साथ साथ हम नैतिक शिक्षा को, नैतिक मूल्यों का भी अवमूल्यन ना करें, उन्हें भी भूलें।
नैतिक शिक्षा जब से खत्म हुई है तब से समाज का पतन होना शुरू हो गया। पहले नैतिक शिक्षा होती थी, ये तो सरकारी विभाग है, तो यहाँ तो निश्चित रूप से वो, लेकिन यदि प्राइवेट स्कूलों का जो कॉन्वेंट स्कूलों का जब मैं हाल देखता हूं तो वहां स्थिति बड़ी विकृत है। और जितना भी पतन का ये कारण हो रहा है, शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, ग्रहण हो, क्योंकि अधिकारों को जानने की एक सबसे बड़ी प्रबल यदि शक्ति किसी के द्वारा प्रदत्त है तो वो केवल शिक्षा है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, भरमार मुकदमों की हो रही है, ये भी एक समाज के प्रति बहुत दुष्परिणाम इसके हमारे सामने आ रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं तो आए दिन लगातार मुकदमों को देखता हूं, फैमिली डिस्प्यूट वालों को। तो हमें नैतिक शिक्षा के विषय में जागृत होना होगा। और जो भी यहाँ अध्यापिकाएं हैं, मेरा अनुग्रह केवल उनसे यही है कि नैतिक शिक्षा के विषय में, नैतिक मूल्यों के बेटियों को इतना सजग करना है कि इनको आगे को चाल चलन, कैसी व्यवस्था हम लोगों को अनुकूलता के साथ स्थापित करनी है, जिससे घर यदि उनका बसे तो एक लंबी दूरी तय करे और पूर्णगामी को प्राप्त हो। इससे भिन्न जिनका यदि मुकदमा कहीं चल रहा है, जिनका परिवारों में जो आप देखते होंगे, बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ता ही है, दुष्प्रभाव, लेकिन जिनके मुकदमे यदि चल रहे हैं, किसी की बहन का, किसी की बेटी का, किसी का चाची का, किसी की मौसी का, जिस भी रूप में जिसका भी मुकदमा चल रहा हो, और किसी का मुकदमा किसी भी स्टेज पे चल रहा हो, फैमिली डिस्प्यूट, और वो मुकदमे में आपस में समझौते के आधार पर यदि कोई समाप्ति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जिस ये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका तत्वाधान में आज कार्यक्रम आहूत हुआ है यहाँ पर, आपके यहाँ पर, इसका जनपद में एक कार्यालय है, और प्रत्येक जनपद में, पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जनपद में एक एक कार्यालय इसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया हुआ है। उसमें जो एक एडीजी में क्या कहते हैं, मध्यस्थता, इसको लेते हुए बेलर को तो मीडिएशन सेंटर के रूप में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय है, वो मीडिएशन सेंटर होता है। सारे विवाद हैं उनको निपटाने के लिए वहां बैठा हुआ है। इससे भी हटके यदि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति वास्तविक रूप से कमजोर है, जो पैसे का वहन अधिवक्ता को शुल्क के रूप में ना वहन कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑनरेबल जो शिक्षिकाएं हैं विशेषकर उनको, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनके मुकदमे इत्यादि परिवार में चल रहे हैं, उनके लिए जो परिवार ऐसे हैं कि जो पीड़ा को, शोषण को केवल अर्थ के अभाव में, पैसे के अभाव में न्याय से वंचित रह जाते हैं, कि अगर मैं कोर्ट गई, या पिता के रूप में वो कहे कि अगर जो मैं कोर्ट गया तो मुझ पे धन नहीं है इतना कि जो मैं अधिवक्ता को उसकी फीस दे दूं, एडवोकेट को फीस दे दूं। तो उसके लिए भी एक सुविधा है यहाँ पर, एक प्रार्थना पत्र संबंधित इसी कार्यालय में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के में एक प्रार्थना पत्र दीजिए कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है और मैं अधिवक्ता को उपरोक्त मुकदमे के निर्णय के लिए उपरोक्त मुकदमे को संस्थित करा करके चला पाने में अक्षम हूं, क्योंकि मुझमें फीस नहीं है देने के लिए, एडवोकेट का शुल्क नहीं। तो ये संबंधित कार्यालय के जो पैनल के लॉयर हैं, पैनल के जो अधिवक्ता हैं, जो विद्वान अधिवक्ता हैं, उनमें से एक अधिवक्ता आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क प्राप्त होता है। कोई आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती। ये मालूम है किसी को? ये जानकारी का अभाव के कारण, जिसकी हम प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो सब लोग सजगता के साथ महसूस करेंगे, इसे बताएंगे अपने यहाँ जाकर के कि यदि मुकदमा चल रहा है और पैसा नहीं है तो एक प्रार्थना पत्र बगैर टिकट लिखा, सेवा में श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम दीजिए कि मेरा एक मुकदमे फलाने कोर्ट में विचाराधीन है और मुझ पे अधिवक्ता की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो वहां से एक अधिवक्ता निःशुल्क आपको आपकी सेवा में मिलेगा, आपको कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना।
तो सुविधा है या नहीं? इसी क्रम में कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो सिविल डिस्प्यूट है। सिविल डिस्प्यूट का मतलब है जो नागरिक विवाद है। नागरिक विवाद का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी संबंधित संपत्ति से संबंधित है। तो संपत्ति विवाद से संबंधित सिविल न्यायालयों में जितने मुकदमे चल रहे हैं और लगता है कि हमारा आपस में समझौता होने की स्थिति बन रही है दोनों पक्षों में, तो वो भी अपना एक प्रार्थना पत्र संबंधित कोर्ट में दें कि हमारा लोक अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, हमारा मुकदमा वहां से डिस्पोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो वहां से भी आपको तत्काल रिलीफ मिलेगी और जो भी कोर्ट फीस इत्यादि के नाम पे वकील साहब के द्वारा या अदालत के द्वारा या सरकार के द्वारा जो लिया गया धन है वो भी सब वापस मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस योजनाओं का लाभ हम केवल और केवल जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं, हमारे परिवार वाले नहीं ले पाते, हमारे संबंधित व्यक्ति, हमारे समस्त इष्ट जो भी हमारे संबंधित हैं वो नहीं ले पाते। तो ये केवल और केवल जानकारी का अभाव है। तो इस जानकारी को दुरुस्त लगभग करने के लिए समुचित 6,38,365 गांव है भारतवर्ष में। संपूर्ण व्यवस्थाएं हर गांव में, प्रत्येक गांव में इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और जज साहब, अतिरिक्त जिला जज साहब इसकी निगरानी करते हैं। वो जगह जगह जाते हैं, उसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में जैसे मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तो वहाँ 2 रिसोर्स पर्सन रहते हैं। मैं यहाँ अकेला आया हूँ आपके समक्ष। तो मैं क्योंकि समुचित समय के सापेक्ष कार्यक्रम आहूत किया जाना था, आप लोगों की भी बच्चों की छुट्टी जल्दी लगभग 3 बजे यहाँ से हो जाती है, ऐसा प्रिंसिपल मैडम ने बताया है। तो इसी क्रम में मैं शेष व्यवस्थित और विधिक और जुडिशियरी जानकारी देने के लिए ऑनरेबल हमारे श्री सीपी सिंह साहब जज साहब हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं, उनसे विनम्र अनुग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो आए और टैक्स पेयर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री जज साहब, श्री सीपी सिंह साहब।